2024 के लोकसभा चुनावों में 1 साल से कम का वक्त बाकी है। विपक्षी एकता की बिसात नीतीश कुमार बिछा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या गांधी परिवार की विरासत माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली की सीट है। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं और अब ना तो राहुल गांधी की और ना ही गांधी परिवार की कोई दिलचस्पी अमेठी में बची है। सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना न के बराबर है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। इस बैठक में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर पार्टी की रणनीति और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार अमेठी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। अमेठी सीट को लेकर परिवार और कांग्रेस पार्टी की अब कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई है। महागठबंधन होने पर कांग्रेस अमेठी की सीट को लेकर प्रभावशाली तरीके से दावेदारी भी नहीं करेगी। ज्यादा संभावना इस बात की है कि महागठबंधन होने पर कांग्रेस ये सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। वहीं रायबरेली सीट को लेकर पार्टी अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस की बैठक के बाद सूत्रों का कहना है कि गठबंधन होने के बाद भी रायबरेली सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने पर भी अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सोनिया चुनाव नहीं लड़ी तो नेहरू गांधी परिवार का कोई भी करीबी रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा। सोनिया गांधी के साथ हुई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि वह आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगी। बैठक में फैसला लिया गया है कि वह आगामी चुनाव में सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेंगी। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब खबर है कि वह यूपी इकाई के प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में बात की। अब इस बात का खुलासा हो गया कि राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में जिस अधिकारी के साथ मीटिंग की, वह अधिकारी पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के तख्तापलट का मास्टरमाइंड है। राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग खत्म करने के बाद इस सीक्रेट मीटिंग के लिए गए। दावा किया गया कि राहुल की ये सीक्रेट मीटिंग व्हाइट हाउस के अंदर हुई, लेकिन ये सबसे चिंताजनक बात है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग में ऐसा उन्होंने क्या किया कि उससे जुड़ी एक डिटेल गुप्त रखी गई। असल में राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड लू नाम के एक अधिकारी से मुलाकात हुई। ये वही डोनाल्ड लू हैं जिनके खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोला था। इमरान ने बार बार इन्हीं का नाम लिया था और उसी के बाद इमरान की कुर्सी चली गई थी। इमरान ने जिस डोनाल्ड लू पर पाकिस्तान में तख्तापलट का आरोप लगाया था, राहुल गांधी पर उसी डोनाल्ड लू से मिलने का आरोप लगा है। दावा किया गया कि अमेरिकी दौरे पर सारी पब्लिक मीटिंग खत्म करने के बाद राहुल सीक्रेट मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया डोनाल्ड लू चाइनीज मूल के अमेरिकी हैं। जैसे ही राहुल की सीक्रेट मीटिंग की खबर फैली, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यही वजह है कि मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने लगभग एक ही वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेश में खुली राहुल की मोहब्बत वाली दुकान में कौन कौन से लोग आकर मोदी के खिलाफ 24 वाला सामान इकट्ठा कर रहे हैं। राहुल की सीक्रेट मीटिंग से जुड़ा एक और खुलासा हुआ। दावा किया गया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने व्हाइट हाउस में राहुल का स्वागत किया, वो भी तब जब कुछ घंटों पहले ही राहुल के लोकतंत्र खतरे में है वाले बयान के बाद अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र को सबसे वाइब्रेंट बताया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये तो उनकी आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं, देश की राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो चुनाव कैसे होते? उनको लगता है कि बाहर का समर्थन भारत में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमें देख रही है और वे क्या देख रहे हैं? चुनाव होते हैं, कभी कभी एक पार्टी जीत जाती है और कभी कभी दूसरी पार्टी जीत जाती है। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा बदलाव नहीं आना चाहिए। सभी चुनावों के नतीजे समान होने चाहिए। 2024 का परिणाम तो वही होगा, हमें पता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वह देश के अंदर जो कुछ भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजनीति को देश के बाहर ले जाना राष्ट्रहित में है। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट है वो देश में चलेगा। विदेश मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कैमरे पर ये जरूर कहते हैं कि राहुल व्हाइट हाउस में क्यों गए ये उन्हीं से पूछिए। राहुल गांधी कहां जा रहे हैं ये उनकी खुद की कॉल है, मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने ममता बनर्जी पर ओबीसी आरक्षण की आड़ में तुष्टीकरण की सियासत करने के गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी का दर्जा लेने में खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में 179 ओबीसी जातियों में से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय से हैं। एनसीबीसी ने ममता सरकार से इस विसंगति को दूर करने को कहा है। हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि इतनी सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है। अहीर ने कहा कि आरक्षण पात्र लोगों के लिए होना चाहिए, न कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। उन्होंने कहा कि वह किसी भी समुदाय के लिए ओबीसी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, श्रेणी ए और बी। उन्होंने कहा कि श्रेणी ए में अधिक संख्या की पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 90% मुस्लिम समाज की जातियां हैं। अहीर ने कहा श्रेणी बी में 9% हिंदू जातियां हैं और इस श्रेणी में कम लाभ हैं। उन्होंने कहा कि मामले की समीक्षा की गई है और विसंगतियों से राज्य सरकार को अवगत कराया गया है। बिहार में ओबीसी की सियासत करने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद खुद बिहार में ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं कर पा रहे। अहीर ने कहा कि विभिन्न राज्यों ने ओबीसी श्रेणी के तहत विभिन्न समुदायों के आरक्षण की मांग की है और आयोग उनके अनुरोध पर गौर कर रहा है। अहीर ने कहा कि तेलंगाना ने 40 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए कहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने भी कुछ समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों वाले राज्यों राजस्थान, पंजाब, बिहार में ओबीसी आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। अहीर ने कहा कि राजस्थान में 7 जिले हैं जो ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं देते। पंजाब में भी विसंगतियां हैं। हमने इस मुद्दे को राज्य के समक्ष उठाया और वे 7% अधिक आरक्षण देने पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि बिहार में भी कुर्मी समुदाय से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हम सुलझा रहे हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों का ऐलान किया हुआ है। लोग अपने पास रखे नोट या तो अपने बैंक खातों में जमा करा रहे हैं या फिर बैंक में जाकर उसे बदल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि बंगाल में 2000 के नोट मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बालासोर में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद अब कई राज्य सरकारों की तरफ से राहत और मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बालासोर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार की तरफ से ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हालांकि इसे लेकर पश्चिम बंगाल की बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस अब आमने सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि मुआवजे की राशि 2000 के नोटों में दी जा रही है। सुकांत मजुमदार ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार पीड़ितों को 2000 के नोटों में मुआवजे की राशि दे रही है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। इससे संबंधित एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के साउथ परगना जिले का बताया जा रहा है। वीडियो में लोगों को 2000 के नोटों के साथ देखा जा रहा है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के नाम पर टेसू बहा रहे थे, उसी वक्त 103 दिन बाद मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर पहुंचे थे। अदालत ने सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने का वक्त दिया था। कोर्ट की शर्त थी, इसलिए सिसोदिया सियासत तो कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बीमार पत्नी को मोहरा बनाकर एक पत्र पत्नी के नाम जारी करवा दिया। बताया गया कि यह भावुक पत्र सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को लिखा, जो इतनी बीमार हैं कि अक्सर अस्पताल में भर्ती कराई जाती हैं, और उसी बिना पर सिसोदिया कोर्ट से जमानत की मांग कर रहे थे। लेकिन जेल से कुछ घंटों के लिए आए पति से मिलने की बात करने की वजह से सीमा सिसोदिया पत्र लिखने बैठ गईं। आम आदमी पार्टी ने इस पत्र को जारी कर बेहद भावुक पत्र बताया, तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने पत्र जारी करते हुए कहा, जो आदमी पिछले 103 दिन से एक दरी बिछाकर फर्श पर सो रहा है, मच्छर, चींटे, कीड़े, गर्मी, इन सब की परवाह किए बिना जेल में दरी बिछाकर ही सोना पड़ता है। सीमा सिसोदिया की चिट्ठी और आम आदमी पार्टी की इस प्रतिक्रिया पर दिल्ली बीजेपी ने भी ट्वीट कर अपनी बात रखी है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से
ट्वीट कर लिखा गया कि एक भ्रष्टाचारी जिसने समाज को शराब की लत लगाई, घोटाले की मलाई खाई, उसे जेल में जमीन पर दरी बिछाकर ही सोना पड़ता है। कोई क्रांति करके जेल नहीं गए, घोटाला करके गए हो। चिट्ठी बेशक नई है, शब्द वही केजरीवाल वाले घिसे पिटे हैं। स्क्रिप्ट बदलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके पहले सीमा सिसोदिया ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मनीष पर फक्र है। सीमा सिसोदिया ने पत्र में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष के खिलाफ साजिश रचने वाले खुश हो रहे होंगे कि वे अरविंद के सिपाही को जेल में डालने में कामयाब हो गए। सीमा सिसोदिया ने पत्र में कहा कि 7 घंटे के लिए वह भी इस तरह से पुलिस बेडरूम के दरवाजे पर बैठी है और आपको लगातार देख रही है और आपकी हर बात सुन रही है। शायद इसलिए कहते हैं कि राजनीति गंदी है। पत्र में कहा गया कि जब ये लोग पार्टी बना रहे थे तो उस वक्त बहुत से शुभ चिंतकों से सुनने को मिला था कि पत्रकारिता और आंदोलन तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पहले से बैठे लोग काम करने नहीं देंगे और परिवार को परेशान करेंगे। लेकिन ये मनीष की जिद थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ मिलकर पार्टी बना ली और काम करके दिखाया। इन लोगों की राजनीति ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करने पर मजबूर कर दिया। पिछले 3 महीने में दुनिया की शिक्षा का इतिहास पढ़ डाला। किस देश के नेता ने शिक्षा पर जिद करके काम किया? आज वही जिद फिर से मनीष के चेहरे और बातों में साफ दिखाई दी। जो आदमी पिछले 103 दिन से दरी बिछाकर फर्श पर सो रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी उनकी आंखों में एक ही सपना है, शिक्षा के जरिए देश को खड़ा करना है। केजरीवाल के साथ मिलकर ईमानदार राजनीति करके दिखानी है। मनीष सिसोदिया ने इससे पहले अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया की याचिका अदालत से खारिज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 57 करोड़ का महल बनवाया। उसके बाद उनके चेले चपाटों को भी बड़े और आलीशान बंगलों का नशा चढ़ गया। मामला राघव चड्ढा का है, जिनके बंगले का आवंटन राज्यसभा सचिवालय ने रद्द कर दिया, तो राघव चड्ढा तुरंत कोर्ट चले गए। असल में राज्यसभा सचिवालय ने पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला आवंटित किया था, और इस तरह का बंगला उन्हें आवंटित होता है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल या पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं। पिछले साल आवंटन के बाद इस साल मार्च में बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया। अप्रैल 2022 में जारी राज्यसभा सदस्यों की हैंडबुक के अनुसार पहली बार सांसद बने चड्ढा टाइप 5 आवास के हकदार हैं। हैंडबुक के अनुसार ऐसे सांसद जो पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वे टाइप 7 के हकदार हैं, जो राज्यसभा सांसदों के लिए उपलब्ध दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है। हालांकि हाउस कमेटी के अध्यक्ष को असाधारण परिस्थितियों, विशेष मामलों में आवास आवंटित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो किसी सदस्य की पात्रता से बड़ा है। बीजेपी सांसद सीएम रमेश की अध्यक्षता वाली वर्तमान हाउस कमेटी का गठन 2 नवंबर 2022 को किया गया था, जबकि राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार पिछले हाउस कमेटी के अध्यक्ष ओपी माथुर का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हो गया। चड्ढा मतलब ये कि चड्ढा को उनकी सियासी हैसियत से बड़ा बंगला मिल जाए, जिसे अब रद्द कर दिया गया, तो वे इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल स्टाइल में सियासत करने लगे। चड्ढा ने कहा कि वे आवंटन रद्द होने से हैरान नहीं हैं। उन्होंने इसे डराने और चुप कराने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने उचित प्रक्रिया के बाद उन्हें बंगला आवंटित किया था। लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे आवंटित घर को रद्द करना कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है। ये भाजपा के प्रतिशोध स्वभाव का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। इससे राजनीतिक पूर्वाग्रह की गंध आती है। यह राज्यसभा में मेरी निडर आवाज को दबाने, मुझ पर दबाव बनाने, मजबूर करने और मुझे मुख्य मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहराने से रोकने का प्रयास है। चुनिंदा सांसदों को निशाना बनाने प्रतिशोध की राजनीति के निचले स्तर पर पहुंच गई है और संविधान के मूल ढांचे को खतरे में डाल दिया गया है, जिसमें सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्भीक चर्चा और असहमति की परिकल्पना की गई। चड्ढा ने कहा कि आवास रद्द करने का नोटिस उन्हें बिना बताए जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय है कि उक्त आवास का आवंटन राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया के बाद किया गया था।
जिसके बाद कब्जा लिया गया और मैं अपने परिवार के साथ वहां रहने चला गया। पटियाला हाउस कोर्ट के 18 अप्रैल के आदेश के अनुसार पिछले साल मार्च में पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए राघव चड्ढा को 6 जुलाई 2022 को टाइप 6 बंगला आवंटित किया गया था। इसके बाद चड्ढा ने 29 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उन्हें टाइप 7 बंगला आवंटित करने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर विचार करते हुए उन्हें बंगला आवंटित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के उद्घाटन के मौके पर पहले से ही माना जा रहा था कि हंगामा होगा और हुआ भी वही। अरविंद केजरीवाल जैसे ही मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए, लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान शुरू किया, लोग हो करने लगे। केजरीवाल ने कहा कि कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के। ये कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ लिए, लेकिन नारे लगाने वाले नहीं माने। इस बीच केजरीवाल के कुछ समर्थकों ने केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। करीब 3-4 मिनट तक केजरीवाल चुपचाप सारा नजारा देखते रहे। हंगामा कर रहे लोगों को उन्होंने जैसे ही शांत कराने की कोशिश की, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर आइडिया पसंद न आए तो ठीक है, नहीं तो हमें 5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद आप लोग टिप्पणी कर लीजिएगा। बीच में टोका टाकी करने से मैं बात नहीं कर सकता। देश के अंदर जनतंत्र है, अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। हालांकि इसके बाद लोग शोर शराबा करते रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शोर शांत हुआ। केजरीवाल ने आगे कहा कि काश इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत अच्छा होता। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पार्टी वालों से और उस पार्टी वालों से भी मेरी 5 मिनट बात सुन लो। नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। हालांकि सीएम को फिर रुकना पड़ा। सभागार में कई लोग चीखने लगे, अपनी अपनी बातें करने लगे। केजरीवाल ने एक बार फिर आग्रह करते हुए कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं 5 मिनट बोल लेता हूं। अगर मेरी बात अच्छी न लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। हालांकि हंगामा इसके बाद भी नहीं थमा। केजरीवाल मंच से बोलते रहे, सब कोई बैठ जाओ बैठ जाओ। 3-4 मिनट के हंगामे के बाद केजरीवाल ने फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 12वीं तक की शिक्षा को बेहतर किया गया और आगे की शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। कैंपस के उद्घाटन को लेकर दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच तनाव की वजह से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शिक्षा दिल्ली सरकार का विषय है, इसलिए उद्घाटन केजरीवाल को करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का तर्क था, चूंकि कैंपस का निर्माण केंद्र सरकार ने कराया है, इसलिए उद्घाटन एलजी करेंगे। और इसी वजह से उद्घाटन के मौके पर एलजी, केजरीवाल और गौतम गंभीर तीनों उपस्थित थे। इस मामले पर एक ट्वीट कर संजय सिंह ने राज्यपाल विनय सक्सेना पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली के उपराज्यपाल खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। शिक्षा दिल्ली सरकार का विषय है, लेकिन उद्घाटन लॉर्ड साहब करेंगे। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एमसीडी का चुनाव जीतकर भी अरविंद केजरीवाल हार गए, क्योंकि एमसीडी के खजाने पर बीजेपी का कब्जा हो गया। वजह ये कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के 3 और 3 बीजेपी के सदस्य निर्वाचित हुए। आम आदमी पार्टी से आमिल मलिक, मोहिनी जीनवाल और रमिंदर कौर सदस्य चुनी गईं। वहीं आम आदमी पार्टी की सारिका चौधरी चुनाव हार गईं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मेयर रह चुकी कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा विजेता घोषित किए गए हैं। 24 फरवरी को ये चुनाव हुआ था, लेकिन हंगामे के कारण मेयर ने दोबारा चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके विरोध में बीजेपी ने मेयर के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोबारा चुनाव कराने की मेयर शैली ओबेरॉय की मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही मेयर को आदेश दिया गया था कि पहले के मतदान के आधार पर ही चुनाव परिणाम घोषित करें। इतना ही नहीं, जिस वोट को मेयर ने रद्द घोषित किया था उसे भी वैध वोट माना जाए। दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर भारी बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आपके पक्ष में जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर भी आप और बीजेपी के बीच लंबी सियासी खींचतान चली। इसको लेकर सदन में भारी हंगामा मचा। मेयर ने दोबारा स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को कराने का फैसला लिया। मेयर के इस फैसले को बीजेपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एमसीडी मेयर से संपन्न मतदान के आधार पर ही चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। अब मेयर ने
हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिए हैं। ताजा चुनाव परिणाम में आप के 3 और बीजेपी के 3 प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया गया, जिसे बीजेपी के पक्ष में माना जा रहा है। The report, News of India.